नमस्कार। बीच बहस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल। जब भारत की बात चलती है तो साथ साथ में बात चलती है सर्वे भवन्तु सुखिनः का एक संदेश देने वाले विश्व को, एक ऐसी धरती की जो कृण्वन्तो विश्वमर्यम की बात करती है, जो वसुधैव कुटुम्बकम की बात करती है। लेकिन जब हम भारत की बात करेंगे तो उन महान सेनापतियों की बात भी आएगी जिनके कंधों पर इस महान गणराज्य की नींव रखी जाती है। उन ऋषि मुनियों की बात भी आएगी जिनके आगे यहाँ के राजा, यहाँ के सेनापति अपना सर झुकाया करते हैं। और उन राजाओं की बात भी आएगी जो राजा न कम राज ऋषि ज्यादा थे। तब कहीं हम भगवान श्री राम की बात करेंगे, कभी हम द्वारकाधीश श्री कृष्ण की बात करेंगे, कभी हम राजा चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे, उनकी नीतियों की बात करेंगे, किस तरीके से उन्होंने जीवन को आगे बढ़ाया और अपना आचरण समाज में उतारा। क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा। आज हम बात करने वाले हैं मोदी सरकार के 8 साल के बारे में जो केंद्र सरकार पूरा कर रही है। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ जो स्टूडियो में उपलब्ध हैं उनसे उनका परिचय आप सभी से कराता हूं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्रीमान लक्ष्मीकांत भारद्वाज। लक्ष्मी जी, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। लक्ष्मी जी, अगर हम भारत की बात करते हैं तो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, हर घर तिरंगा की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि राष्ट्रभक्ति का जो ज्वार है वो उठ रहा है। लेकिन राष्ट्रभक्ति का ये ज्वार तभी बहुत अधिक पल्लवित हो सकता है जब हम एक समृद्ध भारत में रहते हो। वो समृद्ध भारत जिसके बारे में सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो समृद्ध भारत जिसको शायद उस समृद्धि को अपने यहाँ ले जाने के लिए कभी शक आते थे, हूण आते थे, कुषाण आते थे, अंग्रेज आए, मुगल आए, तुर्क आए, लेकिन भारत में समृद्धि अभी भी बरकरार है। उस समृद्धि को नीचे के लेवल तक, जिसे हम अंत्योदय कहते हैं, जिसकी बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय किया करते थे, वहां तक पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाया है, देश को आगे बढ़ाया है? देखिए निधीश जी, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी अंग्रेज़ों से, उसके पहले भी जो मुग़लों के ख़िलाफ़ लड़ते आए, जो खिलजियों के ख़िलाफ़ लड़ते आए, जो इस देश में आने वाले किसी भी आतताई के ख़िलाफ़ इस भावना से लड़ते आए कि वो इस देश को इन विदेशी जो लोग हैं उनसे आज़ाद कराएंगे। तो उनके मन में एक कल्पना थी कि इस देश में एक स्वराज आएगा। जैसे शिवाजी थे तो उनके मन में कल्पना थी स्वराज की, महाराणा प्रताप थे तो उनके मन में कल्पना थी कि वो अपनी मातृभूमि से मुगलों को भगाएंगे। ऐसे बहुत सारे वीर योद्धा हमारे देश की धरती पर हुए। और उसके बाद जब अंग्रेज हमारे यहाँ पर आए तो हमारे देश के बहुत सारे ऐसे हजारों की संख्या में हमारे से क्रांतिकारी, हमारे से स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी। और इस बात की लड़ाई लड़ी कि इस देश में लोकतंत्र आएगा, और एक ऐसा लोकतंत्र आएगा जो इस देश के सामान्य वर्ग को, जो इस देश के जो बिल्कुल समाज के वंचित वर्ग को उसका हक दिलाएगा, अधिकार दिलाएगा। और लोकतंत्र की असली परिभाषा मैं आपको बताऊं कि आपको आज जानकर बड़ा सुखद अनुभव होगा कि जब आप तस्वीर में देखते होंगे कि एक तरफ एक चाय बेचने वाले का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री है, एक बहुत छोटे से आदिवासी परिवार से निकलकर आई महिला इस देश की महामहिम राष्ट्रपति हैं, और एक छोटे से गांव से निकलकर आए व्यक्ति आज देश के उपराष्ट्रपति हैं। तो आज जो लोकतंत्र का सपना उन लोगों ने देखा, अपने प्राणों की आहुति देते हुए इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ, खिलजियों के खिलाफ लड़ते हुए देखा, मुझे लगता है कि देश का लोकतंत्र आज सफल हुआ है। और इस देश के लोकतंत्र की जिस भावना के साथ हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ी वो आज सफल हुई है। आपने जहां तक बात की अंत्योदय की, तो अंत्योदय की कल्पना हमारे विचार में है, मूल विचार में है, क्योंकि अंत्योदय की कल्पना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने की थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा को आगे लेकर चलने वाले, उनके मानने वाले बहुत सारे जो हमारी लोग आए, जो सत्ता में आए इस विचार के साथ, उन लोगों ने अपने अपने स्तर पर उसको लागू करने की कोशिश भी की। आपको याद होगा कि जब 1977 में हमारी पहली सरकार बनी थी राजस्थान में, और उस सरकार के मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत जी, उन्होंने सबसे पहले अंत्योदय इस प्रदेश में लागू किया था। और काम के बदले अनाज योजना उन्होंने उस वक्त लागू की क्योंकि उसकी बड़ी ज़रूरत थी उस वक्त लोगों के सामने। आज जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 से इस देश में काम कर रही है, तो काम कोई भी हो, योजना कोई भी हो, उसका मूल उद्देश्य अंत्योदय है। एग्जैक्टली। अंत्योदय का मतलब जो देश का, समाज का अंतिम व्यक्ति, उसका लाभ उसको मिले और उसके लाभ के साथ वो इस देश में अपनी भूमिका को निभा सके। इस कल्पना के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है। आप देखिए, एक के बाद एक जब से सरकार आई तब से लेकर अब तक इस देश में हम लोग दावा करते थे कि हम विकसित देश बनने वाले हैं, विकासशील देश की बहुत आगे राह पे चल चुके, लेकिन हमारे यहाँ पर घरों पे शौचालय तक नहीं होता था। हमारी माताएं बहनें खुले शौच में जाने के लिए मजबूर हुआ करती थी, और उनको किस शर्मसार स्थिति से गुजरना पड़ता होगा ये आप लोग कल्पना कर सकते हैं।
इस देश में जब मूल विचार के लोग प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो उन्होंने इस बड़ी पीड़ा को समझा। और आज आप महसूस करिए कि 11 करोड़ 50 लाख परिवारों में भारत सरकार की योजना से उन्होंने शौचालय बनाने का काम किया, जिसकी कल्पना कोई सरकार कभी करती नहीं थी। वो सोचती भी नहीं थी कि इस तरह की जरूरत किसी को कभी महसूस होगी। हमारे यहाँ पर लोगों के घरों में छत नहीं होती थी। हमारा एक मूल उद्देश्य होता था कि रोटी कपड़ा मकान, चुनावी नारे भी होते थे और आपको हाँ फिल्में भी बनती थी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे परिस्थितियां विकसित होती गई वैसे वैसे रोटी कपड़ा तो लोगों को धीरे धीरे मिलने लगा, लेकिन मकान एक बड़ी दूर की कौड़ी लोगों को मिलता था। लेकिन मोदी सरकार ने 3 करोड़ से ज्यादा परिवारों को इस देश में पक्का मकान देने का काम किया, उनके घर पे छत देने का काम किया। ये नरेंद्र मोदी जी की अंत्योदय से प्रेरित योजना है, जो उनके दिमाग में इस बात को लेकर कल्पना है। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं, अभी आपको कोविड हमारे यहाँ एक बड़ी महामारी आई और उस महामारी ने पूरी दुनिया को हिला दिया। आज से 100 साल पहले 1919 में एक दूसरी महामारी आई थी और उसके बाद स्पेनिश फ्लू के बाद पूरी दुनिया में इससे बड़ी महामारी आज तक आई नहीं जिसने 100 साल में दुनिया को हिला दिया। और उस विभीषिका के दौरान भी अंत्योदय की भावना से समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता करते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस तरह का काम किया है, आप देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया में जहां पर जो हेल्थ इंडेक्स के टॉप 5 देश हुआ करते थे उनके यहाँ कोलैप्स हो गए। उनके यहाँ सड़कों पर लोगों की लाशें पड़ी रही और उनको उठाने के वाले भी कोई मिला नहीं। लेकिन भारत उस चुनौती से लड़ा, मजबूती से लड़ा और अपने देश को भी निकाला, अपने देशवासियों को भी निकाला और दुनिया की भी मदद की। हम जब ये कोविड की विभीषिका आई, लॉकडाउन लगा, बड़ा एक साहसिक निर्णय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लिया। उसके बाद आप लॉकडाउन के तुरंत बाद जब लोगों को आवश्यकता हुई कि उनको खाने की दिक्कत हो सकती है, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 80 करोड़ लोगों को इस देश में मुफ्त राशन देने का काम किया। दुनिया के आज तक की सबसे बड़ी योजना उन्होंने चलाई और अब तक चल रही है। 28 महीने से ज्यादा हो गए, अब तक वो योजना चल रही है। 28 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम। उसी दौरान आप देखिए कि राजीव गांधी कहा करते थे कि जब मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो नीचे 14 पैसे पहुंचते हैं, बीच के जो 86 पैसे हैं वो लोग खा जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के यहाँ खाता खुले, बैंक 1 रुपया पहुंचे, हाँ 1 रुपया पहुंचे, उस कल्पना के साथ 46 लाख से ज्यादा लोगों के यहाँ बैंक खाते खुलवाए मुद्रा योजना के तहत। और आप उसका लाभ जो मिला, जो बाकी योजनाओं का लाभ तो उसको मिल ही रहा है कि जो कोई भी सरकार की योजनाएं आती हैं उसका पूरा का पूरा पैसा, उसकी मेहनत का पूरा पैसा, सब्सिडी का पूरा पैसा ऐसे कैसे उसके खाते में आ रहा है। लेकिन उसका और बड़ा उपयोग हुआ कोविड के दौरान कि जो 20 करोड़ से ज्यादा महिला मुखिया वाले खाते थे, उन सब खातों में 1500 रुपए भेजने का काम मोदी सरकार ने फर्स्ट कोविड के दौरान किया। तो क्योंकि लोगों को परेशानी थी इसलिए ये सब काम सरकार ने किया। और उसी दौरान दवाई की दिक्कत नहीं हो, वैक्सीन की दिक्कत नहीं हो, बाकी सब चीज़ों की दिक्कत नहीं हो, इसलिए रात भर जाकर सरकार के मंत्रियों ने, प्रधानमंत्री जी ने ऐसा काम किया कि पूरी दुनिया में भारत एक उदाहरण बना। और ठीक बात है, दो वैक्सीन जो है, एक वैक्सीन किसी देश के द्वारा देना और भारत जैसे देश के द्वारा देना, जिसे विकसित श्रेणी में रखने के लिए अभी कुछ समय लगने वाला है। लेकिन समय लगेगा या नहीं लगेगा, हम इस बात को इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अब एक बार फिर से हमारा स्वप्न जो विश्वगुरु भारत का था, वो शायद इसी सरकार के अगले कुछ कार्यकालों में अगर कुछ हो सकता है वो भी साकार होना संभव है। जी लक्ष्मीकांत जी, देखिए मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, आपने जैसे वैक्सीन का जिक्र किया तो आपको याद होगा कि इस देश में पोलियो, पूरी दुनिया में पोलियो एक बड़ी महामारी थी। अमेरिका जो था वो 1979 में पोलियो मुक्त हो गया था और उसने अपने वैक्सीन भी डेवलप कर ली थी और अपने लोगों को लगवा कर आज से लगभग 40-45 साल पहले वो पोलियो मुक्त हो चुका था। भारत पोलियो मुक्त हुआ 2014 में। इतने साल लग गए उसको पोलियो से अपने नागरिकों को मुक्त कराने में, और वो भी वैक्सीन भारत खुद डेवलप नहीं कर पाया। उसको दूसरे पे निर्भर रहना पड़ा। जो यूएन ने उसके यहाँ भेजी, जो दूसरे देशों ने उसके यहाँ भेजी, उस वैक्सीन को वो यूज करता रहा और उन लोगों ने अपने यहाँ पूरी तरह उपयोग करने के बाद उसको भारत को देना शुरू किया। इसी तरह चेचक की वैक्सीन आई जो 1982 में दुनिया उससे मुक्त हो गई, भारत अभी तक उससे लड़ता रहा। बहुत सारी ऐसी वैक्सीन, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो पूरी दुनिया में आई जिससे भारत भी अछूता नहीं रहा, लेकिन भारत तब तक उस पर निर्भर रहा जब तक पूरी दुनिया उससे मुक्त नहीं हो गई और अपनी बची खुची उन्होंने भारत को देना शुरू किया, तब तक भारत उससे बाहर नहीं निकल पाया। ये दुनिया, भारत के इतिहास का सबसे स्वर्णिम अध्याय था कि जो हमारे यहाँ परेशानी थी पूरी दुनिया में, भारत में भी बड़ी परेशानी थी कोरोना की, और उस दौरान भी जिस जिजीविषा से मोदी सरकार ने काम किया और पहली बार भारत में 2 वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन केवल 6 महीने में उसका निर्माण भी किया, और ना केवल निर्माण किया बल्कि अपने नागरिकों को 200 करोड़ से ज्यादा डोजेस, 200 करोड़ से ज्यादा फ्री वैक्सीन, दुनिया का सबसे बड़ा
अभियान चलाकर 200 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन लगाने का काम अपने नागरिकों को किया। केवल अपने नागरिकों को नहीं, बल्कि जैसा आपने शुरू में अपने इंट्रो में बोला कि भारत की जो मूल भावना है वसुधैव कुटुंबकम की, उस पूरी भावना को साकार करते हुए दुनिया के कितने सारे देशों को 20 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन भेजने का काम भारत सरकार ने किया। ये पहली बार हुआ, ये पहली बार हुआ। तो और इतना बड़ा अभियान दुनिया में कभी नहीं चला। बिल्कुल, ये एक इस महान देश की, जो मैंने आपको शुरू में कहा कि हमारे लोगों की जो लोकतंत्र को लेकर भावना थी वो, और जो हमारे देश के लिए कल्पना थी लोगों की, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों की, उसको पूरा करने का काम मोदी सरकार ने किया और कर रही है। आपको मैं केवल एक उदाहरण आपको बता रहा हूं जी। 1971 में हमारे देश के जो पूर्व सैनिक थे तब से 1 रैंक 1 पेंशन की मांग कर रहे थे हमारे सैनिक, और वो मांग पूरी कब हुई? सन 2015 में, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश में बनी। इतने सालों बाद हमारे सैनिक लड़ते रहे, हमारे सैनिक अपनी मांग को देश की सरकारों के सामने रखते रहे, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। उनकी सुनने का काम अगर किसी ने सबसे ज़्यादा किया और सबसे एक व्यवस्थित तरीके से करके उसको इम्प्लीमेंट करने का काम अगर किसी ने किया तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। ये बड़ा अच्छा आपने बोला है कि आपने इम्प्लीमेंट जो शब्द उपयोग किया, क्योंकि लोग बाग जो है योजनाएं बना लेते हैं सरकारों के। हमने देखा है पिछले 75 वर्षों में योजनाएं बनी हैं और बहुत अच्छी योजनाएं बनी हैं, लेकिन क्या वो योजनाएं उतर करके धरातल तक पहुंचा? चूंकि आपने सेना की बात की तो एक बड़ा परेशान से करने वाली हमारी एक चीज होती है कि लक्ष्मी जी, जब आजादी को 25 वर्ष हुए थे, उस 25 वर्ष को होने के आसपास में भारत को एक युद्ध झेलना पड़ा 1971 में। जब 50 वर्ष होते हैं तब हमें उसके आसपास में एक युद्ध झेलना पड़ता है 1999 में। अब हम 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि शक्ति अमेरिका भी घूमी है, ऑस्ट्रेलिया भी घूमी है, यूरोप भी घूमी है, और वो शक्ति अराउंड द वर्ल्ड घूम करके अपने सोर्स तक वापस आ रही है, दैट इज भारत। और अब भारत से युद्ध करने की इच्छा सोचना, कम से कम हमारे उन पड़ोसी देशों के लिए तो ये सोचना जो है वो मूर्खता ही होगी, जिन्होंने पिछले कई सालों में कई बार हमारे साथ में युद्ध की चीज़ें जो हैं वो करी हैं। लेकिन तैयारी किस तरीके की कि जिससे कि हम उस शक्ति को अनुभव करें, हमारे देशभक्त नागरिक उस शक्ति को अनुभव करें और विश्व भी अनुभव करे कि हाँ, भारत के पास में आज कुछ है। देखिए निधीश जी, आपको मुझे नहीं पता कि आपको अवसर मिला कि नहीं मिला जी, लेकिन मुझे ये अवसर मिला है कि जब भारत और चाइना के 50 वर्ष युद्ध के पूरे हुए थे जी, तो एक यात्रा में मैं अरुणाचल प्रदेश गया था। और आप कभी अरुणाचल प्रदेश जाएंगे, सरहद को प्रणाम। हाँ, जो आप कभी अरुणाचल जाएंगे जी, तो आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर जो 1962 का हमारा युद्ध हुआ था चीन के साथ, उसकी जो यादें हैं, उसकी जो निशानियां हैं, वो ऐसे के ऐसे बहुत सारी जगह पर वहाँ मौजूद हैं। ठीक बात। वहाँ के लोगों से आप मिलेंगे तो वो अपने पूर्वजों से, अपने पहली पीढ़ियों से उस युद्ध की विभीषिका आपको बताएंगे। हम लोग वहाँ पर गए थे और वहाँ जाकर हमने जब 7-8-10 दिन तक लोगों से हम मिले थे और वो उन जगह को देखा हमने जो हमारे सैनिकों ने युद्ध को लड़ा। 3310 के आसपास हमारे जो सैनिक थे वो वीर गति को प्राप्त हुए थे उस युद्ध में। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि उसमें से 1000 से ज़्यादा सैनिक ऐसे थे जो तो केवल ठंड और भूख से मर गए थे। ये हमारे 1962 के युद्ध की हकीकत है। और उसके बाद आप देखेंगे तो जब उस दौरान भी चाइना जो था उसने बड़े सशक्त तरीके से लड़ाई लड़ी, भारत के सैनिकों के पास, हमारे वीर जवानों के पास उस वक्त की सरकार के द्वारा भी मुहैया किए गए कोई ऐसे हथियार नहीं थे जिनसे वो उसका मुकाबला कर सकें। और हमारे सैनिक बहुत वीरता से वहाँ लड़े। वीरता से लड़ने के बाद मैंने जैसा आपको बताया 3300 से ज़्यादा हमारे वीर सैनिक वहाँ शहीद हुए और उन्होंने बहुत पुरजोर लड़ाई लड़ी। बावजूद इसके भी बहुत सारा हमारा देश का हिस्सा, अरुणाचल का हिस्सा, चाइना ने उसको कब्जे में कर लिया। वो आज भी बहुत सारा हिस्सा उसके कब्जे में है जो 1962 से उसने कब्जे में किया हुआ है। और हमें इतिहास में पढ़ाया गया कि जो आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा कि उस युद्ध के दौरान जो था भारत के ऊपर वो युद्ध थोपा गया और उसमें की बात होती है। और सारी बातें होती हैं, लेकिन अगर हम उस हकीकत को देखेंगे तो हमें महसूस करेंगे कि ना तो हमारी तैयारी थी और ना हमने अपने सैनिकों को लड़ने के लिए जो सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए थी वो सुविधाएं मुहैया नहीं कराई। बड़ी विडंबना है कि उसके भी पहले 1948 में हमारे देश की आधा कश्मीर हमसे छीन लिया गया। और जिस तरह एक छोटे से देश ने, जिसका कोई दुनिया के नक्शे पे जिसकी कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं थी, उस देश ने एक शक्तिशाली देश के साथ युद्ध किया और युद्ध करके वो अपने आधा कश्मीर वहाँ से हमसे लेके गया,
जो हम पीओके के नाम से जिसको जानते हैं, और उसके बाद भी उसने इतना आतंकवादी अभियान चलाया कि 70 सालों में हमारे बहुत सारे वीर जवान, हमारे बहुत सारे देश के नागरिक उस आतंक की भेंट चढ़ गए। ये हमारे देश के युद्ध की इतिहास है। ठीक बात। लेकिन आपने वो युद्ध भी देखा होगा 1999 का जो कारगिल का युद्ध था, उसमें हमारे बहादुर जवानों के पीछे एक बहादुर सरकार खड़ी थी, एक इच्छा शक्ति वाली सरकार खड़ी थी। इसलिए उस चोटाई पे जाके भी, उस चोटी पे जाकर भी, जिस पे कारगिल और सियाचिन की उन पहाड़ियों पे जाकर भी, जिसमें सामान्य परिस्थिति में वहां चढ़ नहीं पाते, उस लड़ाई में, उस ठंड में जाकर हमारे सैनिक लड़े और उस युद्ध को जीता, क्योंकि उसके पीछे एक मजबूत और सशक्त सरकार खड़ी थी। आपको तो ध्यान ही है कि इन पिछले 4-5-6 सालों में हमारे यहाँ पूरे देश में एक भी आतंकवादी घटना नहीं हुई। ठीक बात है, ये बहुत बड़ी बात है। आपको पता होगा कि पूरे देश में एक भी बम ब्लास्ट पूरे देश में कहीं नहीं हुआ, जब से 2014 से हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी। उसके पहले का इतिहास मैं आपको बताऊंगा तो आपको भी सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, हमारे आपके दर्शकों को भी सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। 2 घटनाएं बड़ी हुई। एक उरी की घटना, जिस घटना में जो हमारे देश के सैनिक हैं उनके ऊपर हमला किया गया, कायराना हमला किया गया, और इस देश की मजबूत सरकार ने उसमें जिस तरह की वीरता का प्रदर्शन किया, सैनिकों को खुले हाथ छूट दी, और जिस तरह बाउंड्री को क्रॉस करके, जो देश की सीमाएं हैं उसको क्रॉस करके अपने वीर सैनिकों की शहादत का बदला लिया, ये बदलते भारत की तस्वीर थी। और दोबारा वो पुलवामा में हुआ, और पुलवामा में जो एयर स्ट्राइक की पाकिस्तान के अंदर घुस के, जो 1971 के बाद कहते हैं कि पहली लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया, क्योंकि हमारे देश के सैनिकों का जीवन मूल्यवान है, हमारे देश के नागरिकों का जीवन मूल्यवान है, और उनके साथ जिस तरह की कायराना हरकत हुई उसका बदला लेने के लिए सरकार ने जिस तरह का कठोर कदम उठाया, वो भारत की जो एक शक्ति है उसको परिचायक है। और उससे भी बड़ी बात एक बताता हूँ आपको कि उस ऑपरेशन के दौरान हमारा एक पायलट अभिनंदन पाकिस्तान की सीमा में उतर गया था गलती से, और उसको पाकिस्तानी सेना ने बंधक बना लिया था। 24 घंटे के अंदर, नीतीश जी, 24 घंटे के अंदर, ये भारत की ताकत का परिचय है, भारत की सरकार की ताकत का परिचय है। 24 घंटे में उसको ससम्मान बॉर्डर क्रॉस करके भारत भेजा गया, वरना तो हमने सरबजीत का हालत छोड़ने आए थे। हाँ, छोड़ने आए। वरना तो हमने सरबजीत को भी देखा है, जिसको निर्दोष को आपने जेल में बंद किया और सरकार कुछ नहीं कर पाई, उसको पीट कर जेल में मार दिया गया। उसके पूरा परिवार सरकार से मदद की गुहार करता रहा, लेकिन 20 साल तक उसकी कोई मदद नहीं हो पाई। आपने बात की हमारी सामरिक शक्ति की। देखिए, कोई भी देश जब तक संप्रभु नहीं होता, देश के नागरिकों का उसमें योगदान नहीं होता, तब तक उसमें एक आत्मविश्वास नहीं आता, तो उसमें एक दुनिया के सामने ताकत दिखाने का। हमारे यहाँ ये जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, मोदी सरकार आने के बाद इसका पूरा परिदृश्य बदल गया है। आप मुझे एक ऐसा उदाहरण बता दीजिए 2004 से लेकर 14 तक का, यूपीए की सरकार के दौरान तक का, कि उसमें एक भी रक्षा सौदा पूरी दुनिया के साथ कहीं भी हुआ हो तो। ठीक बात है। क्योंकि रक्षा सौदे में दलाली खाई जाती थी जी। और वो प्रॉपर कहीं मिली नहीं, या प्रॉपर उसका सेटलमेंट कहीं हुआ नहीं, इसलिए कोई भी रक्षा सौदा इस दौरान हुआ नहीं। और रक्षा सौदा नहीं हुआ तो हमारी सामरिक शक्तियों पे उसका असर पड़ा, सामरिक तैयारियों पे उसका असर पड़ा, हमारे सैनिकों के मनोबल पर उसका असर पड़ा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से आई है, तब से ना केवल सेना को सशक्त किया है, बल्कि देश की सीमाओं को भी सशक्त किया है। राफेल जैसा विमान, आज लड़ाकू विमान आज हमारे पास है, जो दुनिया का अत्याधुनिक विमान है और जो किसी भी दुनिया की शक्ति से टक्कर लेने की ताकत रखता है, वो भारत की सेना में शामिल है। भारत के बहुत सारे जो मेड इन इंडिया के तहत, जो ये जो हमारा मेक इन इंडिया के तहत हमारा जो अभियान चला, उसके तहत जो हमारे देश में निर्मित जो राइफल्स हुई हैं, अमेठी में हमारे यहाँ फैक्ट्री लगी, और भारत की जो सेनाएं आज वहाँ की बनी हुई राइफल्स को इस्तेमाल कर रही हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट, 2 लाख से ज़्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट आज हमारे भारत के सैनिकों के पास है। एक ऐसी तैयारी जो कि बेसिक है, जो कि एक व्यक्ति के जो सीमा पे लड़ता है, जो आतंकियों से लड़ता है, उसके पास हमेशा होनी चाहिए, उसकी कमी हमारे सेना के में देखने को मिलती थी। उसको पूरा करने का काम मोदी सरकार ने किया है। आप देख लीजिए कि जो वायुसेना है उसकी ताकत मोदी सरकार ने बढ़ाई, जो हमारी थल सेना है उसकी ताकत मोदी सरकार ने बढ़ाई, जो हमारी जल सेना है उसकी ताकत नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बढ़ाई। और इन सब का कोऑर्डिनेशन ठीक से चले, इसलिए इन सब के ऊपर एक हमारे CDS की नियुक्ति हमारी मोदी सरकार ने की। दुर्भाग्य से वो
हमारे बीच वो में हमारे नहीं बीच रहे। अभी नहीं है, लेकिन जो उन्होंने जो चीजें दी थी हमें, एक तरीके से जो विजन दिया था, और उस विजन का परिणाम ये हुआ कि चाहे हम अरब कंट्रीज की बात करें, जब वहां परेशानियां होती हैं तो किस तरीके से ऑपरेशन चलाए जाते हैं। इस समय रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में किस तरीके से उस जगह से, एक तरीके से युद्ध के मैदान से किस तरीके से भारतीयों को वापस लेकर के आया गया, सुरक्षित वापस लेकर के आया गया, ये भारत की फॉरेन डिप्लोमेसी के साथ साथ में भारत की क्षमता, उसकी ताकत को भी बताता है। आपने जो स्वदेशी की बात की, आत्मनिर्भर भारत लक्ष्मी जी मोदी सरकार का एक तरीके से ड्रीम प्रोजेक्ट तरीके से दिखाई देता है, और भारत में उद्योगों की बड़ी परंपरा है। भारत के व्यापारी जो है वो विश्व में ट्रेड करने के लिए हर जगह जाया करते थे। ऐसे में उद्योग धंधों को आगे बढ़ाना, आत्मनिर्भर भारत, जीएसटी, नोटबंदी सब किया गया, ये सब किसी न किसी तरीके से इकोनॉमिक्स से रिलेट करता है। लेकिन उसके साथ साथ में एक पक्ष ये भी है जो कहता है कि महंगाई जो है वो कभी ऐसा लगता है कि खत्म ही नहीं हुई, और महंगाई का परसेप्शन है, महंगाई का क्रिएशन है, या महंगाई की बात भी है। थोड़ा इसके बारे में देखिए नितीश जी, ये बात तो आप समझिए कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, मैं और आप जब पहले लाइन से डिस्कस कर रहे हैं तब से इस बात को जिक्र कर रहे हैं कि आम आदमी को कैसे राहत मिले, आम आदमी का कैसे विकास हो और इस देश के विकास में उसकी कैसे भूमिका हो, उसके लिए पूरी इन्होंने पुरजोर तरीके से कोशिश की है। महंगाई की जहाँ तक बात है, ये विश्व परिदृश्य पे है, और दुनिया के 56 ऐसे देश हैं जो आज महंगाई से इतना ज़्यादा पीड़ित हैं कि भारत उनकी जो आपकी रेटिंग है उससे उसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा है। राहुल गांधी जी का नाम मैं जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पे। उन्होंने लंदन में बैठकर भारत की महंगाई पे, भारत के खिलाफ बहुत सारी बातें उन्होंने वहाँ पर की। जिस लंदन में बैठकर वो ये सब बातें कर रहे थे, वहाँ महंगाई का प्रतिशत 9.6 है और भारत में 7% के आसपास है। दुनिया में किस तरह ये महंगाई हुई है और दुनिया के विकसित देश किस तरह इससे जूझ रहे हैं, मुझे, आप तो विद्वान व्यक्ति हैं, आपको बताने की कहाँ आवश्यकता है कि अमेरिका की क्या हालत है, यूरोप की क्या हालत है, यूरोप किस तरह इससे हो रहा है, और हमारे आसपास के देशों की तो क्या स्थिति हो गई है, जिनके बारे में उनके हैप्पीनेस इंडेक्स में जो भारत से ऊपर आने पर जिस तरह के कमेंट यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा किए गए थे, उन आसपास के देशों की क्या स्थिति है बताने की जरूरत नहीं है। भारत में क्योंकि एक मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार है, ईमानदार सरकार है, इसलिए उसने जो महंगाई की दर है उसको उस स्तर पर रोक कर रखा है जहां वो विभीषिका नहीं बन सकती, जैसे दुनिया में बन गई है। और पूरी दुनिया आज ये मानती है कि भले ही चाहे पूरी दुनिया में मंदी के संकेत हों, लेकिन भारत में मंदी की कोई संभावना नहीं है। और इसके प्रमाण है, मैं बिना उसके ये बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि भारत अपने दम पर आगे बढ़ रहा है और हमारे अनुमानित विकास दर है वो 8.2, हम लोग ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि उस रफ्तार से हमारा देश बढ़ रहा है। जब दुनिया के दूसरे देश पीछे की तरफ जा रहे हैं तब हम उसकी आगे की तरफ जा रहे हैं। आज हमारा जो विदेशी निर्यात है वो 676.2 अरब डॉलर के ऊपर जा चुका है, जो कि अपने इतिहास का सर्वोत्तम है। तो ये हमारे बढ़ती हुई ताकत का परिचायक है कि हम लोग किस तरीके से अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, ताकि ये जो फेजेज बाई फेजेज जो चीज़ें आती हैं उससे हम किस तरह लड़ पाएंगे। दुनिया इससे प्रभावित है लेकिन भारत आज इससे प्रभावित नहीं है। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं नितीश जी कि कुछ महीने साल कैसे निकलते हैं जब प्रोडक्शन कम होता है, जब जो सब्जियां हैं वो उनको ख़राब होने की संभावना ज़्यादा होती हैं। बहुत सारे सिचुएशन 1-2 महीने में हमेशा ऐसे आती हैं, इसलिए कुछ हद तक ऊपर नीचे सब होता है, लेकिन उस होने पर भी सरकार ने पूरी तरह नियंत्रण किया है। आप यूपीए की सरकार के दौरान जो दाल की कीमत थी आज से 8 साल पहले, अगर उसको कंपेयर करेंगे तो दुनिया में सब कुछ बढ़ा है लेकिन भारत में कम हुआ है। आप अगर उस प्रतिशत पे जाएंगे तो जो खाद्यान्न की वस्तुएं हैं, अगर उस प्रतिशत पर जाएंगे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे थी, फिर बाद में जब मनमोहन सिंह जी के समय पर वो चढ़ गई और आज वो कहाँ पर टिकी हुई है, अगर उसको आप कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि चीज़ें बहुत स्मूथली भारत में चल रही हैं। तो ये जो परसेप्शन है ये भारत को बदनाम करने के लिए है। Exactly, आपने जो बात किया बदनाम करने वाली बात की है ना, हम अपने देश के जब हम नागरिक हैं, हम आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात करते हैं, हम राजस्थान के रहने वाले हैं, हम शौर्य और पराक्रम की बात करने वाले हैं। ऐसे में हमें अपने देश के साथ में अपने देश का नाम रोशन करने के लिए किस तरीके की बात करनी चाहिए। हम अपने आस पड़ोस में निंदक नियरे राखिए, ये बात जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति बाहर का हमें मिल रहा है तो उसमें अपने देश की कौन सी बात करनी चाहिए, ये बात हमें समझ आनी चाहिए। ठीक तरीके से कार्यक्रम के चूंकि अंतिम भाग में है, लक्ष्मीकांत जी, राजस्थान को किस तरीके से मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है, ये एक संक्षेप में आप बता दें। देखिए नीतीश जी, राजस्थान तो मोदी जी की पहली पसंद है जी। राजस्थान के बारे में तो वो यदाकदा जिक्र भी करते रहते हैं, और भले ही चाहे सरकार यहाँ किसी की भी हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यहाँ कभी कमी नहीं छोड़ी कि यहाँ के नागरिकों को मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल सके।
हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई और इस योजना के तहत उन्होंने 6,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रत्येक किसान के खाते में डालने का एक अभियान चलाया। राजस्थान के 78 लाख से ज़्यादा किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं। उज्ज्वला योजना अपने यहाँ से चली। उज्ज्वला योजना में हमारी माताएं बहनें जो धुएं को अपने अंदर लेती थी उससे बाहर निकालकर उन्होंने मुफ्त में गैस कनेक्शन देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। 66 लाख से ज़्यादा जो कनेक्शन है जो उज्ज्वला योजना के वो राजस्थान में मिले हैं। जो 46 करोड़ मुद्रा योजना में बैंक खाते खुले हैं उसमें कई करोड़ 4-5 करोड़ के आसपास खाते राजस्थान में खुले गए। और बहुत बड़ी बात आपको मैं बता रहा हूं कि राजस्थान के प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। अभी आपको पता होगा कि ये जो कोविड की विभीषिका आई इसमें जो ऑक्सीजन की कमी हम सब लोगों ने महसूस की, उसके दौरान भी राजस्थान को 1900 वेंटिलेटर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया या रेमडेसिविर इंजेक्शन देने का काम किया। मुफ्त दवा योजना में जो दवाइयाँ उस वक्त की जरूरत थी उनको देने का काम किया। और बड़ी बात कि जो ऑक्सीजन प्लांट थे वो यहाँ के हर जिला हेडक्वार्टर पे ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। जितनी योजनाएं भारत सरकार की हैं, जल जीवन मिशन की योजनाएं 6.5 करोड़ कनेक्शन हमने पूरे देश में दिए हैं नल से जल योजना के तहत, और उसमें से 27,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, हमारे जो मंत्री हैं उन्होंने राजस्थान की जनता को दिए। 27,000 करोड़ राजस्थान की जनता के लिए, राजस्थान की सरकार को दिए। ये समझ में आता है इस तरीके से कि अगर ये सब कुछ काम हो रहा है तो किस तरीके से राज्यों के लिए, क्योंकि अभी कुछ समय पहले जब नीति आयोग की बैठक हुई, नीति आयोग की बैठक में कुछ लोग पहुंचे, कुछ लोग, बहुत कम लोग थे जो नहीं पहुंचे थे। लेकिन अगर हम 10 साल की यूपीए सरकार की बात करें तो फिर नरेंद्र मोदी जी ने सबसे अधिक लाभ, क्योंकि वो प्रशासनिक एक तैयारी के साथ में जाते थे एज अ सीएम गुजरात, और उसी तरीके से उसी तैयारियों का एक नज़ारा सामने आता है जब विश्व परिदृश्य पर एक लीडर जो है उभरता है और विश्व के टॉप लीडर्स में शुमार हो जाता है, सम्मिलित हो जाता है। हम लगता है कि भारत के वो दिन आ गए हैं जब हम विश्व के टॉप कंट्रीज में शामिल होंगे। और इसीलिए मैंने कहा था कि शक्ति ऑस्ट्रेलिया भी घूमी है, यूरोप भी घूमी है, अमेरिका में भी घूमी है, और उसके बाद में वो अपने सोर्स यानी कि भारत में एक बार फिर से आ गई है। हमें उस शक्ति का अनुभव करना है और दुनिया को उस शक्ति का अनुभव कराना है। आज के कार्यक्रम में लक्ष्मीकांत जी इतना आप आए और इतनी बेहतरीन जानकारियां हमारे दर्शकों को साथ में आपने साझा की, आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।